अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। और क्या गुड मॉर्निंग कहें हम आपको? गुड मॉर्निंग ये सवाल के साथ क्वेश्चन मार्क है इसके आगे, बट गुड मॉर्निंग नहीं, मॉर्निंग अच्छी स्टार्ट होती है, उसके बाद क्या क्या हो रहा होता है ये दैट्स अनदर स्टोरी ऑल टुगेदर। तो बात तो हम ऑब्वियसली करना चाह रहे थे मैच की एंड ऑल दैट, लेकिन इस वक्त जिसको कहते हैं ना कि थोड़े से हम लिटरली ये सोच रहे थे कि हम पीएसएल की बात से शो का आगाज़ करें, लेकिन जब पेट्रोल की कीमतें इतनी बढ़ जाएं कि हर इंसान के, अमीर हो, मिडिल क्लास हो, गरीब हो, चेहरे पर, पहले होता था कि जहन में, अब चेहरे पर लोगों के टेंशन, मसाइल और परेशानी और घबराहट नज़र आ रही है। व्हेन यू स्पीक टू समबडी, द फर्स्ट थिंग दैट द पर्सन वुड टॉक अबाउट कि यार क्या बनेगा या क्या हो रहा है। एक्चुअली जस्ट राइट व्हेन द शो स्टार्टेड, दिस इज एग्जैक्टली, मैं और अब्दुल्ला भी ये बात कर रहे थे, हमारी टीम भी ये बात कर रहे थे कि हम बात क्या करें, क्योंकि आपको पता है ना, दिल हमारा हमेशा चाहता है कोई पॉजिटिव चीज़ से दिन का आगाज़ किया जाए, शो का आगाज़ किया जाए, आप लोगों से मुलाकात हो। लेकिन आज तो कोई और बात याद आ ही नहीं रही, बिकॉज वी आर जस्ट नाउ फोरसीइंग कि ये जो हमारा सामने का फ्यूचर हमें नज़र आ रहा है, पता है महंगाई तो हर चीज़ में है, लेकिन वो बढ़ती चली जा रही है। वी डोंट नो वेयर इट्स गोइंग टू स्टॉप। तो लिहाजा आज का भी सिलसिला जो है ऑलमोस्ट 22 रुपए और 20 पैसे फी लीटर इजाफा हुआ है, जिससे महंगाई का एक नया तूफान आएगा। जो माहिरीन हैं वो कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन अफराते सर 35% तक जाएगा। हर चीज़ की कीमत बढ़ गई है, लेकिन बहुत से सवालात हैं जो पैदा हुए हैं। टैक्सेस बढ़ाए तो गए हैं, लेकिन वो अशराफिया जो पहले से टैक्सेस छूट और सब्सिडीज़ इंजॉय कर रहे थे, उनकी ज़िंदगियों पर कितना फ़र्क पड़ेगा, या सिर्फ आम आदमी पर ही सारा बोझ डाला गया है। सवाल ये भी है कि टैक्सेस बढ़ा तो दिए गए हैं, जैसे कि फॉर इंस्टेंस 150%, 153% सिगरेट पे टैक्स बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन इसी के साथ हमने ये भी देखा है कि स्मगलिंग में इजाफा होता है और हुकूमत की रिच ना होने की वजह से वो टैक्स कलेक्शन हो नहीं पाती। सो उसकी रोकथाम के इकदाम कैसे किए जाएंगे, क्या किया जाएगा? बॉटम लाइन ये, या तो बड़ा फेयरली और इवनली काम हो रहा हो तो ठीक है, और हर किसी पे ये बोझ जो है वो इवनली डिवाइड हो, तो फिर वो बोझ भी आसान लगता है। बट वी नो कि कितने परसेंटेज हैं जहाँ जिनसे टैक्स नहीं लिया जाता, या फिर वो इवेट कर देते हैं, वॉट एवर दैट इज़, और उन पे उस किस्म का एक्शन नहीं होता, और बाकी अवाम को देना पड़ता है ऑब्वियसली, किसी ना किसी ने तो देना है। सो पिस्ती कौन है? अवाम पिस्ती, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट। और कुछ फिगर्स जरा लोग कह रहे थे कि भाई अमीरों पे टैक्स लगाए ना, जिन लोगों के, आई नो पीपल जिनके 200 प्लॉट हैं, सिर्फ अगर 200-250 प्लॉट हैं किसी के, तो आप उस प्लॉट को होल्ड करने के ऊपर कोई टैक्स तो लगाएं ना भाई। कोई तो उसूल व ज़वाबित तय होना चाहिए कि एक आपका रिहायशी घर हो गया, चलें उसके अलावा एक की छूट दे दीजिए, या एक की छूट भी ना दीजिए, एक आपका रिहायशी घर हो गया, उसके अलावा आप जो भी प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे और वो वेस्ट पड़ी हुई है, या प्लॉट की सूरत में या ज़मीन की सूरत में पड़ी हुई है, उसको रखने पे आप टैक्स दे सकते हैं हुकूमत को। सो सारा बोझ गरीब आदमी पर ही क्यों आता है कि उसको दूध भी अब महंगा मिलेगा, उसको दवाएँ भी अब महंगी मिलेंगी, उसको ज़ाहिर है कि आटा भी महंगा मिलेगा, तेल भी महंगा मिलेगा, बिजली का बिल तो वो दे नहीं पाएगा। मतलब उसकी जिंदगी में एक एक चीज जहां वो पैसे देता है ना, वो ऊपर चली गई है हर चीज की। उसमें ट्रांसपोर्टेशन भी डालें आप, हर चीज डालें। तो एक दफा फिर होता था ना कि जैम और टोस्ट पे जैम लगा के खा लो, नाश्ता हो जाएगा। अंडे चूंकि ज्यादा महंगे हैं, जैम भी महंगा हो गया, हर चीज महंगी हो गई है, कुछ नहीं अब सस्ता मिलेगा। अगर इसको आगे लेके जाए ना बात को, उसके बाद दवाएं, मेडिसिन, अगर आपके घर में बूढ़े माँ बाप हैं, अगर बच्चे हैं तो उनकी स्कूल की फीसें, मतलब एक एक चीज़ पे इसका इम्पैक्ट जो है आप एक्सपेक्ट करें वो आएगा। और बाय द वे फीसों से ये याद आया कि ये सारी एक कोविड में एक पॉलिसी निकली थी कि आप जिस महीने में बच्चा पढ़ रहा है या जो स्टूडेंट है, उसी महीने की आप देंगे फ़ीस। तो अब दोबारा से समर वेकेशन आ रही है और स्कूल्स डिमांड करना स्टार्ट हो गए हैं कि जून जुलाई की 2 महीनों की फ़ीसें आप साथ ही दें। भाई इस महंगाई में लिटरली हफ्तावार अब आप फ़ीसें लिया करें, कौन देगा 2-2 महीनों की? तो दिस नीड्स, अब ये नई रियलिटी जिसमें हम रह रहे हैं, जहां इन्फ्लेशन जो है, अब तो वी डोंट इवन नो द फिगर्स, 33% पहले कहा जा रहा था, अब कहाँ बात पहुंच गई है। तो उसमें बाकी ऑर्गेनाइजेशंस को मिल के कुछ आसानियां पैदा करना पड़ेंगी, वरना ये काम किस तरह चलेगा? बिकॉज दिस इज़ अनबिलीवेबल। खित्ते में इतनी इन्फ्लेशन नहीं है, पूरे रीजन में वॉट वी आर सफरिंग राइट नाउ। एक दफ़ा फिर आपको बता दें कि पेट्रोल जो है उसकी कीमत में 22 रुपये 20 पैसे फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की नई कीमत होगी है 272 रुपये फ़ी लीटर, और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 17 रुपये 20 पैसे फ़ी लीटर जो है इजाफा हुआ है, और हाई स्पीड डीजल की नई कीमत होगी है 280 रुपये। तो अब
अब्दुल्ला तो बोलती खत्म हो गई। मैं तो परेशान ही हूँ, जाहिर है सबकी तरह हम भी परेशान हैं। इतलाक 12 बजे ही हो गया था, उसके साथ साथ गैस की कीमत में भी 112% तक इजाफा किया गया है। 4 महीने को होने को आए हैं और मेरे घर चूल्हे में गैस नहीं आ रही है। जो सुई गैस कह लें, जो भी कह लें आप, नेचुरल गैस नहीं आ रही है। आपका हो जाता होता है ये सीन। और जाहिर है एलपीजी सिलेंडर्स पे खाना पक रहा है, रोटी पक रही है, जो भी ज़िंदगी गुजर रही है उसी पे गुजर रही है। और अब उसमें भी फी किलो कितना इजाफा हो गया है। ओगरा ने गैस की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यही नहीं है, कल आने वाले मिनी बजट पे भी थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि खाना पकाने का तेल, घी, बिस्किट्स, जैम, जेली, नूडल्स, चॉकलेट, नॉर्मल टॉफियां जो होती हैं, टैक्स 17% से बढ़ाकर 18% हो गया है। साबुन, जाहिर है साबुन कोई लग्जरी तो है नहीं। शैम्पू, टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम, मेकअप का सामान, लोशंस, क्रीम्स, हेयर कलर्स, परफ्यूम्स, यू नेम इट, एनीथिंग, इन सारों पे सेल्स टैक्स जो है वो बढ़ा दिया गया है। मोबाइल फोन्स हो, टैबलेट्स, लैपटॉप की कीमत भी ऑब्वियसली बढ़ेगी, कुछ नीचे तो आने नहीं वाला। टीवी तक चले जाते हैं, एलसीडीज, एलईडीज और भी, हाँ एलईडीज, वॉशिंग मशीन, जूसर, ब्लेंडर, फूड फैक्ट्रियों समेत इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम महंगे कर दिए गए हैं। सिगरेट महंगे हो गए हैं। 9 रुपये से ज़्यादा के लोकल सिगरेट पर 16 रुपये 50 पैसे एक्साइज ड्यूटी लगेगी। 170 अरब रुपए के टैक्स की मंजूरी हुई है। शादी की तकरीबात के बिल 10% ज़्यादा आएंगे। जीएसटी 17% से बढ़ाकर 18% हो गया। वैसे पर्टिकुलरली ये जो मैरिज वेडिंग इंडस्ट्री है बड़ी एग्जैजरेटेड है और इस पे बहुत पैसा खर्च होता है, लेकिन एक इशू ये है, अब ये अनाउंसमेंट्स ना रहे ना, इन पे इम्प्लीमेंटेशन या इस पे कलेक्शन पे भी तवज्जो दी जाए। ज़्यादातर शादी के जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो कैश में हो रही होती हैं, तो उसमें कौन देखेगा कि कितना टैक्स आया, कितना टैक्स नहीं आया। सो इम्प्लीमेंटेशन के इश्यूज पहले भी थे और इम्प्लीमेंटेशन के इश्यूज अब भी होंगे। पैसे का कौन जिसने सुपरमार्केट या कोने वाली बेकरी से दूध, दही, जैम, अंडे ये सामान लेना है, क्योंकि उसको तो वो पैसे देने ही पड़ेंगे वहाँ पे। पता है ये लिटरली अब वो हम उस नहज पे हैं कि, और अगर पहले नहीं किया था तो ये टोटल लाइफस्टाइल ओवरऑल करने वाली बात हो गई है। हम अभी ये सोच रहे थे कि जो हमारी लग्जरीज जिनको हम कंसिडर करते हैं ना, कि थोड़ी सी चहलकदमी हो गई, कोई वर्जिश के लिए कहीं जिम वगैरह चले, वी रियली नीड टू सी, वी नीड टू काउंट कि गाड़ी कितनी बार घर से निकल रही है, क्यों निकल रही है, एक ही फेरे में क्या क्या हो सकता है। दीज आर आर रियलिटीज। अगर पहले ऐसा नहीं हो रहा था तो अब तो 100% यही सोचना और मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि स्कूल वाले जो हमें देख रहे हैं वो स्कूल्स के बच्चों के लिए कोई पॉलिसी बनाएं कि कार पूल के जरिए बच्चे आया करें। जिन स्कूलों में वैन्स वगैरह का इंतज़ाम नहीं है, एक तो उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम करना चाहिए, और अगर नहीं है आपके पास इंतज़ाम तो आप कोई एडिशनल बेनिफिट रखें उन वालिदैन के लिए जो कार पूलिंग के जरिए आ रहे हैं। आप इंसेंटिव्स देना, बात तो सारी रखें, जब तक कि भाई आप 5% फीस में डिस्काउंट देंगे या 2% फीस में डिस्काउंट देंगे, कुछ तो आप करें। भाई बाकी दुनिया में आपको पता है कि सड़कों पे वो लेन एक डिवोट हो जाती है कारपूल के लिए, दैट इज अ ह्यूज इंसेंटिव। जो कारपूल लेन में होते हैं वो ज्यादा जल्दी अपनी डेस्टिनेशन को पहुंच सकते हैं। और उनके लिए इसके अलावा भी इंसेंटिव्स होते हैं। उनको गैस की प्राइसेस में डिस्काउंट्स मिलते हैं, उनको और रेस्टोरेंट्स वगैरह दीगर मार्ट्स वगैरह अकोमोडेट करते हैं। सो कार पूलिंग को या इलेक्ट्रिक कार्स को बाहर के मुल्कों में इस तरह इनकरेज किया जाता है। सो हमारे यहाँ भी अब इन चीज़ों पर सोचने की ज़रूरत है। अच्छा, अब ज़रा हम इसके ऊपर और मज़ीद सियासी असरात जो होंगे, और सियासत बचाओ के बाद रियासत बचाओ, सियासत तो बची नहीं। रियासत बचाने के लिए जो बरसरे इक़्तिदार पार्टियाँ हैं वो कह रहे हैं ये हम इक़दामात कर रहे हैं, लेकिन अवाम भी साथ साथ नहीं बचे हैं। हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन आई थिंक वी नीड अ लिटिल ब्रेक फ्रॉम दिस। और हम अगर पीएसएल की बात कर लें पहले, कल का मैच भी जरा सॉर्ट ऑफ वन साइडेड इसलिए था बिकॉज कोयटा जस्ट वो तो ढेर ही हो गए कोयटा ग्लैडिएटर्स। आप ऑनेस्टली व्हेन दे फाइनली क्रॉस द 100 मार्क तो मैं कहती शुक्र है, मतलब 100 तक तो पहुंच गए हैं, और ऐसे दिन आ जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। एंड ऑल्सो द फैंस ऑफ कोयटा एंड यू नो HBL इटसेल्फ, ये शुरू के मैचेस में बहुत कुछ हो रहा होता है, देयर आर लॉट ऑफ मैचेस लेफ्ट, तो कोयटा कैन ऑल्सो मेक अप फॉर इट। लेकिन उन्होंने टारगेट क्या दिया था जी, एक बेसिकली 110 बनाए थे, तो टारगेट 111 का था, जो कि मुल्तान सुल्तान 9 विकेटों से शिकस्त दी है मुल्तान सुल्तान ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को। सुल्तान के फास्ट बॉलर एहसानुल्लाह ने तबाहकुन बॉलिंग की, मतलब क्या लड़के ने, खैबर से इसका ताल्लुक है, और कोयटा की बैटिंग लाइन के परखच्चे उड़ा के रख दिए। 4 ओवर्स में इसने 12 रन दिए और 5 खिलाड़ियों को आउट किया। इमेजिन कीजिए,
क्वेटा ग्लैडिएटर की जानिब से 111 रन के हदफ किताब को मुल्तान सुल्तान ने 14वें ओवर में ही 1 विकेट के नुकसान पर पूरा कर लिया था। और सुल्तान की जानिब से रूसो ने 42 गेंदों पर 72 रन की धुआंधार जारहाना इनिंग खेली, नाकाबिल शिकस्त रहे। मोहम्मद रिजवान 28 रन बनाकर नॉट आउट रहे और मुल्तान के आउट होने वाले वाहिद बैट्समैन थे शान मसूद, जिन्हें ज़रा 1 रन के इनफरादी स्कोर पर पवेलियन वापस लौटना पड़ा। पहले खेलते हुए क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने ऑल्दो 19वें ओवर्स में 110 रन बनाए थे। अच्छा, एहसानुल्लाह जो लड़का है ना, इस पर बड़ी बात हो रही है। ही इज़ जस्ट 20 ईयर्स ओल्ड और यही कहा जा रहा था जब इसकी नाम भी आया था ड्राफ्ट में भी कि भाई यू हैव टू लुक आउट फॉर दिस गाय एंड लुक आउट फॉर हिम बेसिकली, लुक आउट फॉर हिम। और इसने वाकई कल की परफॉर्मेंस में बड़े बड़े दिग्गज बैट्समैनों को आउट कर दिया, बड़े बड़े तजर्बाकार बैट्समैनों को आउट कर दिया और वो हैरान और परेशान और देखते ही रहे। और नसीम शाह वाला पर्टिकुलरली जो बोल्ड था ना, इट वाज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी। सो हम इस पे ज़रा तफसील से भी बात करेंगे। तफसील से हम बात करेंगे, लेकिन चूंकि वी आर सो इम्प्रेस्ड ऑब्वियसली तो एहसानुल्लाह के हवाले से ही पहला सवाल होना चाहिए। लेकिन हमें ज्वाइन करें टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक। सबसे पहले चूंकि हम बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हैं एहसानुल्लाह से, तो उसी की बात कर लेते हैं कि मुल्तान सुल्तान के एहसानुल्लाह ने पहले मैच में भी इम्प्रेस किया था और अब ग्लैडिएटर्स के खिलाफ परफॉर्मेंस की बात करें तो क्या ही बात है भाई, क्या उन्होंने मतलब कमाल ही कर दिया। तो आपको लगता है कि एहसानुल्लाह में हमारा नया फास्ट बॉलर स्टार जो है वो नजर आ रहा हो, स्टार इन द मेकिंग? डेफिनेटली देखे हमने इनको जब न्यूजीलैंड की टीम आई हुई थी और टेस्ट मैचों में भी हमने इनको टीम में भेजा था, इसलिए भेजा था कि हम सिलेक्टर थे और मुझे पता था, इसको मैंने देखा हुआ था नेशनल T20 में। ये वेरी इंप्रेसिव है और अगर इस पे वर्क किया जाए, इसको और फिटनेस मिले, इसका थोड़ी सी बॉडी में और फैट आए, तो ये मैं समझता हूँ कि 160 तक भी बॉल कर सकता है। तो अब ऐसे बॉलरों की लुक आफ्टर करनी पड़ती है और यही हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी भी होनी चाहिए कि PSL में जो परफॉर्म करे उसको नज़र में रखें और उस पर फिर उसको चांस दे पाकिस्तान टीम। मतलब आपने तो पूरा प्लान ही बना दिया कि उसको किस तरह से मज़ीद इम्प्रूव किया जा सकता है। अब्दुल रज़ाक भाई, सुल्तान और ग्लैडिएटर के मैच में उसूलन तो एक दिन पहले मैच खेली हुई सुल्तान का थका हुआ लगना चाहिए था, लेकिन रिदम का मसला एक्चुअली ग्लैडिएटर्स में नजर आया। क्या आपको वजह नजर आती है उनकी इस पूरी परफॉर्मेंस की? बड़ा क्लोज मैच था, ऑलमोस्ट वो जीत रहे थे और उनको जीतना भी चाहिए था। 175 इतना ज़्यादा टोटल नहीं था और इतना अच्छा स्टार्ट होने के बावजूद 100 पर रन था। पर ये कि यही क्रिकेट है, इसमें आप एक दिन अगर कोई मिस्टेक करते हैं तो नेक्स्ट डे आप कोशिश करते हैं कि मिस्टेक ना हो। पर इस मैच में टोटली एहसानुल्लाह ने वन साइडेड मैच कर दिया। उसकी बॉलिंग की वजह से क्वेटा ग्लैडिएटर इतना बड़ा टोटल नहीं कर सके। राइट, अच्छा चलें अब आज पे आ जाते हैं, क्योंकि आज है मैच कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान। तो आप को फेवरेट कौन नजर आ रहा है? हु इज द बेटर टीम बाय द वे, स्ट्रॉन्गर टीम? देखिए ओवरऑल देखा जाए ना, 6 की 6 टीमें बड़ी बैलेंस है, पर ऑन द डे आपको परफॉर्मेंस करनी पड़ती है। जैसे पिछले मैच में देखा, शोएब मलिक और इमारती एक पार्टनरशिप ने बिल्कुल मैच चेंज कर दिया था, पर वो अच्छा फिनिश नहीं कर सके, बैलडक रही। दोनों टीमें बैलेंस में है, पर कराची को मैं ज्यादा दूंगा कि कराची में ज्यादा पोटेंशियल है इस टाइम ना। अगर आमिर यामीन खेलते हैं, तैयब ताहिर खेलते हैं तो बड़ा अच्छा होगा कराची के लिए। चलें जी, लेट्स सी क्या होता है। कराची के चांसेस आज ज्यादा हैं। आपको लगता है इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कराची किंग? मेरी तरफ आपने किया इस्लामाबाद यूनाइटेड। हाँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि आपने छोड़ नहीं दिया इस्लामाबाद यूनाइटेड को सपोर्ट करना। भाई इट्स माय अडॉप्टेड सिटी वर्सेस माय होम टाउन, तो मेरे लिए तो हमेशा ही मुश्किल होता है। माशाल्लाह मैंने हर जगह ना कुछ फिट किया हुआ है, तो जब लाहौर होता है तो मैं लाहौर के लिए ससुराल आपका लाहौर, अडॉप्टेड सिटी आपका कराची, घर आपका इस्लामाबाद, और आई लव मुल्तान एंड आई लव पेशावर। मेरा बचपन पेशावर में बड़ा गुजरा है, तो लिहाजा मेरी तो आपको पता है ना लॉयल्टीज हर जगह ही हैं। और मुल्तान से भी इन्होंने कुछ रिलेट करना था तो कह रही है मुल्तान के आम बड़े पसंद हैं, क्योंकि मुल्तान का मैच होता है तो वहाँ पे आमों की वजह से मैं जरा सपोर्ट करने लग जाती हूँ। मेरा पूरा पाकिस्तान मेरा है, डोंट जेलस, तो लिहाजा आई विल डिसाइड। और मैंने आप लोगों को पहले दिन ही डिस्क्लेमर दे दिया था कि आई विल स्विच साइड्स, आई लाइक ऑल टीम्स, और जो जीत रहा होगा मैं उसके साथ होंगी, और जो मुझे लगेगा कि बेचारे इनको ज़रूरत है सपोर्ट की उनके साथ भी मैं होंगी। सो डोंट जज। अच्छा जी, अभी आगे बढ़ेंगे और मुल्क आपको पता ही है दोबारा से कमिंग बैक टू आवर रोना धोना। व्हाई?
Too early in the morning for that. But please, शदीद मौशी सियासी बल्कि इंतजामी मुश्किलात का भी साथ में शिकार है। मतलब मौशी मुश्किलात एक तरफ हैं, सियासी मुश्किलात भी इशूज़ हैं और इंतजामी मामलात भी हैं। दो सूबों में निगरान हुकूमतें मुल्क चला रही हैं। तहरीक इंसाफ जल्द इलेक्शन का वाहिद मुतालबा लिए हुकूमती गर्दन पर सवार है। हुकूमती गर्दन, इस पे कौन सा वो गाना, हाँ घोड़े पे सवार वाला आज, जो कि आपको पता है मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आ रहा, हालांकि बहुत अच्छा अदालतों से भी इलेक्शन वक्त पर कराने के फैसले आ रहे हैं, लेकिन हुकूमत को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। अरबों रुपए का मामला है, खजाने का कुआं खुश्क है, मरता क्या ना करता। हुकूमत को मजबूरन मिनी बजट लाना कर सियासी तौर पर एक और जहरीला घूंट पीना पड़ा है। वजीर खजाना ने कल मौशी तबाही के जिम्मेदारों का खोज लगाने के लिए कमीशन बनाने की भी तजवीज़ दी है। जनाब स्पीकर, मैं इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के तवज्जुह से ये मुतालबा करता हूँ कि इस मुआशी तनज़्ज़ुली की वजूहात जानने के लिए एक कौमी कमीशन तश्कील दिया जाए जो इस तय तक पहुँचे कि मुल्क की मुफाद के खिलाफ ये साजिश कैसे और किसने की। IMF से ये तय हुआ है कि इसका कुछ हिस्सा हम नए महसूलात से हासिल करेंगे, लिहाजा काबीना ने 170 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाने की मंजूरी दी है। जनाब स्पीकर, हमारी हद्दुल वसा कोशिश ये है कि सिर्फ ऐसे टैक्स लगाए जाएं जिनका बराह रास्त गरीब और मतवसत तबके पर कम से कम बोझ आए। अब मैं उन बुनियादी इस्लाहात का जिक्र करना चाहूंगा जिसके जरिए मईशत में इस्तेहकाम आएगा। जनाब स्पीकर, कीमतों में इस्तेहकाम हमारे मेजर से आएगा, लोगों की आमदन में इंशाल्लाह इजाफा होगा। इस दौरान हमारी GDP भी बेहतर होगी और दुनिया और हमें, लेकिन इसके लिए हम सबको मिलकर जो कुर्बानी देनी होगी, जो मेयर अडॉप्ट करने होंगे, वो हम सब का फर्ज है। वज़ीर आज़म खुद बचत करेंगे और काबीना अपने अखराजात कम करेगी। अच्छा, साथ ही आपको बताते हैं कि माशी माहिरीन कहते हैं कि मिनी बजट से महंगाई की शरह 40% तक पहुंच सकती है और यही वजह है कि इमरान खान को हुकूमत पर चढ़ाई का कल एक और मौका मिल गया। महंगाई आ गई, 50 साल में पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा महंगाई है। मैंने फिर से कहा कि इनकी सारी कैंपेन हमारे खिलाफ क्या थी कि हमने बहुत ज्यादा महंगाई कर दी। हमारे दौर पे जो महंगाई थी वो 12% थी, वो आज पहुंच गई है 30% के ऊपर और मजीद बढ़ने वाली है। जो सबसे खौफनाक चीज है, जो फूड इन्फ्लेशन, जो खाने पीने की चीजें जो महंगी हुई हैं, वो हमारे दौर पे 16% थी, आज 40% पे पहुंच गई। तो इससे जो आम आदमी है, मैं फिर से कहता हूं, जो सैलरीड क्लास है, पहले तो महंगाई में वो पिसेंगे, साथ साथ ये जो इन्होंने चीजें बढ़ाई हैं, जो इन्होंने इंपोर्ट्स के ऊपर जो इनकी गलत पॉलिसीज थी, जो नाहिली थी, उससे फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। कौम की कमर तोड़ दी है महंगाई और बेरोजगारी से। दूसरी तरफ इन्होंने अपने करप्शन के केसेस माफ करवा लिए। जब हमारी हुकूमत हटाई गई तो मैं तब से कह रहा हूं कि मुल्क के मसलों का हल सिर्फ एक है, वो इलेक्शंस करवाएं और अवाम के मैंडेट से एक हुकूमत लेके आए, जो हुकूमत फिर वो फैसले करे मुल्क के लिए जो मुश्किल फैसले हैं, लेकिन क्योंकि अवाम के मैंडेट से वो हुकूमत आई होगी, वो फैसले कर सकेगी। और मैं तब से कह रहा हूं कि इलेक्शन के अलावा पाकिस्तान के मसले मसाइल का कोई हल नहीं है। हुकूमत के लिए परेशानियां अपनी जगह, लेकिन इमरान खान साहब के लिए भी हालात अच्छे नहीं हैं। और अभी जो महंगाई की बात कर रहे हैं, सर्टनली बनता है उनका, क्योंकि एक्चुअली 50 साल की बुलंद तरीन सतह पे है। अफरात ज़र इलेक्शन की तारीख इमरान खान साहब को ऑल्दो फिर भी नहीं मिल रही। गिरफ्तारी का भी खदशा है। इलेक्शन कमीशन के बाहर हंगामा आरई केस में पेश न होने पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इमरान खान की अबूरी जमानत कल खारिज कर दी थी। तकनीकी तौर पर खान साहब को गिरफ्तार किया जा सकता है। तहरीक इंसाफ हिफाजती जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गई, लेकिन उनकी दरख्वास्त ये कहकर मुस्तरद कर दी गई कि अदालत हाजिरी के बगैर हिफाजती जमानत नहीं दी जा सकती। हो सकता है कि आज कोई फैसला हो जाए। मुल्क को वैसे जमान पार्क से लाहौर हाई कोर्ट का फासला कितना होगा? 5 किलोमीटर मैक्सिमम, विच कैन बी कवर्ड इन लाइक 8 मिनट्स। और लाहौर हाई कोर्ट इससे ज्यादा और क्या रियायत देगी कि वो कह रहे हैं बस एक दफा आ जाए आप, अच्छा, तो हिफाजती जमानत मिल जाएगी। हाँ, वैसे समाज जो है हिफाजती जमानत की भी गारंटी है। समात बस अभी थोड़ी देर में ही शुरू होगी एंड ऑफ कोर्स वील कीप यू अपडेटेड। खान साहब के लॉयर जो हैं वो पहुंच चुके हैं, वकील जो हैं कमरा अदालत में पहुंच भी चुके हैं। मगर बात तो ये है कि इस वक्त तमाम लोग बैठे हैं और मुल्क को सियासी, मौशी और दीगर जो इंतज़ामी बहरान हैं उससे निकालने के लिए कुछ मुफाहमत करें, समझौता करें, कोई रोड मैप बनाएं। और we say that every single day नहीं, every single time ये नहीं होने वाला, बस कर दें। बिल्कुल इस पे भी हमने टाइम नहीं वेस्ट करना। मुनीफ फारूक हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मुनीफ, हुकूमत की चलें मजबूरी की पहले बात कर लेते हैं कि ये मजबूरी
कहें या कुछ भी कहें, ये टैक्सों भरा बजट जो है पेश कर दिया गया है, आवाम की कमर क्या, अब तो मैं कहती हूँ टांगे भी टूट जाएंगी। तो इस अमल के बाद क्या रियलिस्टिकली मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को उम्मीद रखनी चाहिए कि वो इलेक्शन में जी बड़ा कॉन्फिडेंटली जा सकते हैं? आर दे इवन थिंकिंग अबाउट दैट पार्ट? सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ ये है कि जो मईशत के हालात हैं वो तो खैर किसी से छुपे नहीं हैं। सियासी कैपिटल खास तौर पर मुस्लिम लीग नून का तो बहुत दाव पर लगा है और ठीक ठाक एग्जॉस्ट हो चुका है। तो ये मेरे ख्याल में बहस तो अब बहुत पीछे रह गई है कि PPMLN इस पोजीशन में है कि वो इंतखाबात में जाए और आवाम को कन्विंस कर सके कि वाकई जो कुछ हो रहा है उसमें उनका कोई अमल दखल नहीं है। जहाँ तक पीपल्स पार्टी की बात है, देखिए पीपल्स पार्टी इसके अंदर एक कोलिशन पार्टनर है, ये PDM की हुकूमत है, लेकिन पीपल्स पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड इस वक्त सिंध के ऊपर उनकी गिरफ्त मजबूत है और यहाँ पर वो कोई ऐसे मुआशी तौर पर की फैसले नहीं कर रहे, वज़ारत ख़ज़ाना भी मुस्लिम लीग नून के पास है, जिससे ये इम्पैक्ट ले पीपल्स पार्टी के लिए महंगाई वो कर रहे हैं। बयानात के अंदर वो ये बात कह देते हैं, लेकिन जो ब्रंट फेस कर रहा है अवाम का, जो रैट होगा अवाम का, जो गुस्सा होगा, वो मुस्लिम लीग नून ने फेस करना है। लिहाजा खास तौर पर मुस्लिम लीग नून को इलेक्शंस में जाने से पहले हालात ऐसे बनाने होंगे कि जिससे अवाम को कोई रिलीफ मिल सके। लेकिन अगर आप आजकल के हालात देखें और जिस तरह से टैक्स नए टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, क्या आम आदमी के ऊपर ये टैक्सेस लगेंगे या सिर्फ लग्जरी आइटम्स पे लगेंगे, ये भी देखना बाकी है। लेकिन ओवरऑल जो हालात है उससे तो यही लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून को खासी मुश्किल दरपेश होगी और जब तक मियां नवाज शरीफ खुद वापस तशरीफ नहीं लाते या उनकी साहबजादी मरीम नवाज शरीफ साहिबा वाकई जिस तरह उन्होंने पॉलिटिकली एक्टिवेट खुद को किया है वो लोगों को कन्विंस नहीं कर पाती, उस वक्त तक ये मामला बड़ा मुश्किल है मुस्लिम लीग नून के लिए और आसान नहीं होगा इवन पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून का इंतखाबात लड़ना और ये उम्मीद रखना कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक टफ टाइम देंगे या हरा सकेंगे। लिहाजा एक बड़ा मुश्किल टास्क होगा। पीपल्स पार्टी का मैं अभी भी समझता हूँ कि उनकी पोजीशन मुख्तलिफ है, वो हिस्सा जरूर है हुकूमत का, लेकिन वो बहुत ज्यादा तनकीद अपने लिए ले नहीं रहे। पीपल्स पार्टी की आपको लगता है कि अभी भी पोजीशन बेहतर है और मुख्तलिफ है, स्ट्रॉन्गर है देन ऑब्वियसली PMLN। अच्छा मुनीब, हुकूमती जमातों की ये पोजीशन है तो दूसरा ऑप्शन देख लें। खान साहब को आपको पता ही है इलेक्शन की डेट नहीं मिल रही है, अदालत में तलबी की तारीखें धड़ाधड़ मिल रही हैं, ज़मानतों का मसला भी पड़ा हुआ है। लगता है कि इस बार वाकई सख्त प्रेशर बन सकता है उनके लिए, कुछ सिचुएशन डेवलप हो सकती है। व्हाट डू यू थिंक, वो आगे क्या करेंगे? देखिए इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अदलिया अभी भी बड़ी अदलिया की तरफ से उन्हें रिलीफ मिल रहा है, गुंजाइश भी मिल जाती है इमरान खान साहब को, और गुंजाइश मिलना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन माजी में जब किसी को गुंजाइश मिलती थी तो इमरान खान साहब कहते थे और तनकीद करते थे कि ये लोग देखिए जो कानून के अंदर जो कोई राह है, रास्ता है, उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जबकि इमरान खान साहब अब खुद यही कर रहे हैं और उनके वकला आखिरी दम तक की कोशिश करते हैं कि उन्हें हर मुकदमे के अंदर बेल मिले, उनको हाजिरी से इस्तिस्ना मिले। लेकिन इमरान खान साहब की पोजीशन अब विद एवरी पासिंग डे कानूनी तौर पर भी और मॉरली भी कमजोर होती जा रही है। ये काम ज्यादा अरसे तक चल नहीं सकता। लिहाजा इमरान खान साहब को भी ये सोचना पड़ेगा कि सियासी तौर पर तो ठीक है, वो ये समझते हैं कि वो अब भी बहुत मकबूल है और अवाम उनके साथ है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन लीडर जो होता है उसको पर एक्ट भी लीडर के तौर पर करना पड़ता है। इमरान खान साहब तशरीफ नहीं ले जाना चाहते पिंडी में, ठीक है जी, वो कहते हैं वो उनको चोट लगी हुई है, उन पे वो कातलाना हमला हुआ था, लेकिन वो जलसे के लिए वहां तशरीफ ले जा सकते हैं, तकरीर कर सकते हैं बैठ कर, यहाँ बाकी मामलात के लिए भी अब वो जा सकते हैं और हाजिरी तो अदालत में लगवा ही सकते हैं, लेकिन अभी तक उन्हें गुंजाइश ये मिलती रही है। अब देखना ये है कि आगे मामलात किस तरह चलेंगे। ओवरऑल उनके लिए एक सख्त सिचुएशन जरूर है और इमरान खान साहब को इसका एहसास भी है। Thank you, Muneeb Farooq, for being with us and explaining to us how it is. So, मुश्किलात तो मेरा ख्याल है कि हर किसी के लिए हैं और ख़ासतौर पे हर पार्टी लीडर के लिए। ये नहीं कि सारे मिल के बैठ के हमारे बारे में भी सोच लें, आवाम के बारे में भी सोच लें। मुझे जब हम ये वाली खबर कर रहे होते हैं ना अब्दुल्ला, तो मुझे लगता है दे आर टोटली डिस्कनेक्टेड विद। अच्छा, ट्रेजेडी पता है क्या है? ट्रेजेडी ये नहीं है कि ट्रेजेडी ये तो है, चले मसाइल हैं, लेकिन ट्रेजेडी ये भी है कि मसाइल का हल कैसे निकलेगा और कौन निकालेगा, इस पे भी कोई उम्मीद की किरण नहीं है। What I said, they should just talk about this.
भाई टेंशन तो बहुत हैं। अगर गुफ्तगू करने पे आएँ या लिस्ट आपके सामने बयान करें तो घंटों क्या हफ्तों गुजर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश ये होती है कि पाकिस्तान में कोई भी अच्छी चीज़ और कोई भी अच्छी खबर अगर हमें सुनने को मिल रही है तो हम उसे बढ़ा चढ़ा कर यहाँ पेश करें, क्योंकि उसकी अभी हमें बहुत ज़रूरत है। और अच्छा जी, आपको याद दिला दें पहले तो किरण रोशन हुई बिल्कुल, लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दें कि एक ज़माना था जी, पाकिस्तान कभी स्क्वॉश की दुनिया का अकेला बादशाह होता था। जहांगीर और जहांशेर जैसे चैंपियंस का सब पर राज था, लेकिन फिर ऑब्वियसली हमारा टैलेंट जो है वो कहीं खो सा गया, अपॉर्चुनिटीज़ भी कम हो गई और इंटरेस्ट भी। तो कई साल ऐसे ही गुजरे और अब 4 दिन पहले ऐसी खबर आई जिसने उम्मीद जो है, अब्दुल्ला जिस तरह आप कह रहे थे, बड़ी अच्छी उम्मीद दिलाई है। और आपको बताएं कि क्या हुआ, उम्मीद ये है कि अच्छे दिन वापस आ सकते हैं। वर्ल्ड स्क्वॉश पर हुक्मरानी के दिन थे ना। बिल्कुल जी, पाकिस्तान एशिया जूनियर टीम स्क्वॉश चैंपियन बन गया है, मुबारक बहुत बहुत। और तो और ये भी बता दें कि ये चैंपियनशिप जीती है फाइनल में भारत को हराकर, वो भी भारत के शहर चेन्नई में। कैसा है? फाइनल में एक मैच जीता नूर जमान ने और दूसरा एशियन जूनियर चैंपियन और ब्रिटिश जूनियर चैंपियन रहने वाले स्कॉश स्टार हमजा खान ने जीता, और यूं पाकिस्तानी टीम जो है वो एशियन जूनियर चैंपियन बन गई है। और हमजा खान है आज हमारे साथ। हमजा इज जस्ट 17 ईयर्स ओल्ड। हमजा, सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक हो, आपके कोचिंग स्टाफ, आपकी टीम और आपके वालिदैन को बहुत मुबारक हो। आपकी जर्नी के बारे में हम जानना चाहेंगे एक दफ़ा फिर। वैसे तो हमें पता ही हो, जस्ट 17, व्हेन डिड यू स्टार्ट प्लेइंग, कैसे आपको शौक पड़ा? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया इस चैनल पे। और उसके बाद मैं जब 10 साल का था तो मैंने स्क्वॉश स्टार्ट की अपने मामू शाहिद जमान खान, उनसे इंस्पायर होके, क्योंकि वो एक उस टाइम के स्टार थे जो पाकिस्तान के जो वर्ल्ड नंबर 14 रह चुके पाकिस्तान। जी राइट जी। और मैं अपने कोच जाहिद गुल, ये उनकी मेहनत का नतीजा है और मेरी माँ बाप की दुआओं का। अच्छा, हमें ये बताएं हमजा, हम आपसे बात कर रहे हैं ऑलरेडी, इतनी यंग एज में इतना कुछ आपने अचीव किया है, तो आपसे बात करके इंस्पायर करना चाहते हैं बाकी यंगस्टर्स को भी। 10 साल की उम्र में, मतलब आप पढ़ाई भी, ऑब्वियसली स्कूल भी चल रहा था, किस तरह इतनी सी उम्र के बच्चे को कोई चीज़ इतनी इंस्पायर करती है कि वो कहता है जी मैंने भी यही करना है? क्या आप देखते थे ये इवेंट टीवी पे, आप स्क्वॉश देखते थे, घर वालों को देखते थे? हाउ डिड दैट हैपन? बस आपको तो मैंने बताया कि मेरे मामू वो कभी बाहर आते थे और हमेशा उनके पास ट्रॉफी होती जीत कर, तो कहते थे कि मैं इधर जीता हूँ इधर। तो मेरे दिल में भी यही ख्वाहिश थी कि मैं भी पाकिस्तान का झंडा हर जगह पे इसी तरह रोशन करता रहूँ। वंडरफुल। और इसके लिए आपने कोशिश की और माशाल्लाह अब तो आप इस कोशिश में इतने ज़बरदस्त कामयाब हैं कि आप हमारा नाम, पाकिस्तान का नाम फ़ख्र से बुलंद कर रहे हैं। अच्छा, अमूमन खेलों में हमने देखा है जब इस तरह इंटरनेशनल सतह पे मुकाबले होते हैं तो हमारे खिलाड़ी ये शिकायत करते हैं कि हमारे पास वो सहूलियात नहीं हैं, हमारे पास वो लोग नहीं हैं जो हमें इंटरनेशनल सतह के मुकाबलों के लिए ट्रेन कर सकें। लेकिन यहाँ पे आप मतलब छा रहे हैं, वर्ल्ड क्लास खिलाड़ियों को शिकस्त दे रहे हैं। तो स्क्वॉश में आपको लगता है कि हमारे पास वो जो सहूलियात का फुकतान वाला नैरेटिव है वो नहीं है? यहाँ पे जो भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, दे आर वर्ल्ड स्टैंडर्ड एंड वी हैव ऑल व्हाट इट टेक्स टू बी वर्ल्ड चैंपियन अगेन। सही बात है। मैं इस पे क्या कहते हैं एक बात करना चाहूँगा कि जितनी सहूलियत क्रिकेट को मौजूद है उस तरह स्क्वॉश को नहीं है। बिल्कुल। अगर देखा जाए स्क्वॉश क्रिकेट से ज़्यादा टफ है, क्योंकि इसमें आपका स्टेमिना, इसमें आपका मेंटल स्ट्रेंथ, हर किस्म की इंजरी आपको खतरा है। तो मैं चाहता हूँ कि स्क्वॉश को भी वैसे ही सपोर्ट किया जाए जिस तरह क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, चेन्नई वाला बताओ। ये आपने बात में बड़ी ज़बरदस्त बात की है, ख़ासतौर पे कंपैरिजन। जितने भी डिसिप्लिन से स्पोर्ट्स पर्सन हमारे शो पे आते हैं वो कंपैरिजन क्रिकेट के साथ ज़रूर देते हैं। और क्रिकेट एज इट इज़ अगर स्क्वॉश से कंपेयर करें, इट्स अ टीम स्पोर्ट, मतलब उसमें इतने ज़्यादा खिलाड़ी, सारों की कॉन्ट्रीब्यूशन। ये स्क्वॉश इज़ लाइक अ वेरी इंडिविजुअल स्पोर्ट जिसमें आप ही हैं। अब जिस तरह अब्दुल्ला पूछ रहे थे, हम बड़े इंटरेस्टेड हैं कि ये एशियन जो फाइनल था आपका,
उसमें जो आपका अपोनेंट था इंडियन था, आपको पता है कि पाकिस्तान में जीतना बहुत ही अच्छा लगता है, चैंपियन बन जाए, लेकिन इंडिया को हरा के चैंपियन बने तो उसकी और वो भी इंडिया में उसका एक टेस्ट जो है वो कुछ और होता है। पब्लिक प्रेशर भी होता है, क्राउड प्रेशर भी होता है, तो वो बताएं। तो वो आप उनके होम ग्राउंड पे जाके आप उनको हरा रहे हैं, हाउ वाज दैट? एक्सपीरियंस पूरा जानना चाहते हैं। एक तो आपको वीजा कैसे मिला, फिर जब वीजा मिल गया तो वहां पे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या कहते हैं, जब वीजे का था, सबसे पहले तो मैं वीजे पे बात करना चाहूँगा। वीजे पे जब हमारा हमने 1 महीने से हमने पासपोर्ट दिया हुआ था, तो हमें 70% चांस था कि वीज़ा नहीं आएगा। आखिरी एक दिन में इन लोगों ने हमें वीज़ा दिया, लेकिन बहुत कम दिया। हमने सेरेमनी भी नहीं अटेंड की उधर जीत के। वो हमने उनको पता था कि हम अगर आ गए तो हम जीतेंगे, और बस हम तो जीत गए, लेकिन हमने वो सेरेमनी आप कह रहे हैं जब आप जीत भी गए, जब आप जीत भी गए तो आपने अपनी ही वो जो सेरेमनी थी विनिंग की वो नहीं अटेंड की? Because you had to come back. यस, मैंने वो अटेंड नहीं की उधर। जो बाकी जो एशिया से लोग आए हुए थे सब ने अटेंड की, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं था वीजे की, और वो बड़ा कम टाइम था। तो अगर किसी के कम ज़र्फ होने की वैसे मिसाल मिलती है ना, तो इससे ज़्यादा क्या हो सकती है कि मतलब एक खिलाड़ी को आप कंपटीशन में खेलने के लिए बुला रहे हैं, उसको इतना भी मार्जिन नहीं दे रहे कि वो अपनी क्लोजिंग सेरेमनी जो वो जीत भी गया उसी में पार्टिसिपेट कर सके। इमेजिन। वैसे वहाँ पे क्या था, जब ज़ाहिर है फाइनल था और इंडिया के साथ था और क्राउड भी उनको उन्हीं की टीम को सपोर्ट कर रहा था, तो प्रेशर था आप लोगों पे ज़्यादा ज़रा? और ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि पाकिस्तान अपने तमाम मैचेस 3-0 से जीता है, और इंडिया को पाकिस्तान ने इंडिया ही में शिकस्त दी, और वो भी 3-0 से। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, और हम वो इतने बेईमानी से, चिटिंग से हमें कहते हैं कि बस हम हार जाएं किसी तरीके से। तो फिर भी हमने उनका मुकाबला किया, और हम अल्हम्दुलिल्लाह हम जीत कर आ गए। अब अगला टारगेट क्या है आपका? अभी है इंशाल्लाह जुलाई में मेरा वर्ल्ड जूनियर है, जो जानशीर खान के बाद किसी ने नहीं जीता। वाह, तो उसके लिए आप कहाँ ट्रैवल करेंगे? उसके लिए मैं ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। ज़बरदस्त हमजा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, ख़ास तौर पे इतनी सी उम्र पे आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, दैट इज़ सुप्रीम, बहुत ही आला है। दैट्स अ प्रीरेक्विजिट एज वेल फॉर एनीथिंग यू डू। इंशाल्लाह जब वर्ल्ड जूनियर जीतेंगे तो फिर हम आप यहाँ पे तो फिर ढोल छोल बुला के हम सेलिब्रेट करेंगे आपकी जीत इंशाल्लाह। थैंक यू। अच्छा, पाकिस्तान आज जिस नौयत के मसाइल में फंसा है ना, जिसकी कड़ी हम आपको अभी जोड़ के देते हैं कि इसकी सबसे बड़ी वजह बहुत सी आबादी और फिर उसमें तेज़ी से इजाफा है। हमने कितनी बार ये बात की है, मेडिकल इश्यूज भी हों तो हम यही बात कर रहे होते हैं। ये एक ऐसा समाजी मसला है जिस पर काबू पाने के दावे बहुत हुए, लेकिन अमली काम ना होने के बराबर है। और सफ़ीर बराए ख़ानदानी मनसूबाबंदी और समाजी कारकुन शहजाद रॉय इस सिलसिले में बाकायदा मुहिम चला रहे हैं और ऐसी ही तजवीज़ लेकर चेयरमैन नादरा तारिक मलिक के पास पहुंचे। शहजाद समझते हैं कि शादीशुदा जोड़ों की बड़ी तादाद फैमिली प्लानिंग करना चाहती है, लेकिन उन्हें इस बारे में पता ही नहीं है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ कोर्स को निकाह की रजिस्ट्रेशन से मशरूत कर दिया जाए। ये कोर्स पॉपुलेशन मैनेजमेंट में एक बहुत बड़ा असर डालेगा। मतलब निकाह के साथ हम और बहुत सी चीज़ें मशरूत कर रहे हैं, आई वंडर उसका किसको फ़ायदा हो रहा है, लेकिन ये एक्चुअली चीज़ है, फ़ायदेमंद हो सकता है। इस पर चेयरमैन नादरा तारिक मलिक ने खुशखबरी सुनाई है कि इस पर काम हो रहा है और मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जहां शादी करने वालों की उम्र की तस्दीक भी होगी और ये भी कि दूल्हा दुल्हन ने फैमिली प्लानिंग कोर्सेज किए हुए हैं या उन्हें इस बारे में आगाही नहीं है। क्या कहा? कितनी ज़बरदस्त बात है कि आपको इन्फॉर्मेशन किसी से ना भी पूछे तो आपको ये खुद ही मिल जाए। अब ये क्या कहना था, सुन लें। डिजिटल इंटरवेंशन हमने इस कंसल्टेटिव सेशन में सोचे जिन पे अब हम काम करना शुरू करते हैं। एक तो प्लेटफॉर्म हम मैरिज रजिस्ट्रेशन का रोल आउट करेंगे जिसमें आइडेंटिटी ऑथेंटिकेशन के बजाय एज की साथ साथ एज वेरिफिकेशन भी हो, ताकि पता चले कि ये बच्ची जो है ये इसकी शादी हो रही है, 18 साल से कम उम्र है, 15 साल है, 16 साल है। एक तो ये उसमें आइडेंटिफाई हो सके। फिर जो प्री रेक्विजिट कोर्सेज आप कह रहे हैं फैमिली प्लानिंग के, वो भी दूल्हा दुल्हन ने किए हुए हैं या नहीं, तो उसके लिए हम QR कोड लगा सकते हैं उस कोड के साथ, उस सर्टिफिकेट के साथ,
और वो प्री रिक्विजिट अगर हो जाए निकाह की रजिस्ट्रेशन के लिए, तो ये अगर 2 स्टेप हम कर रहे हैं तो हम अंडर एज। गुड जॉब देयर शहजाद रॉय एंड हैप्पी बर्थडे टू यू एज वेल। आज आपके सालगिरह हैप्पी बर्थडे आप। अच्छा जी, कल हमने बैंकिंग फ्रॉड्स की बड़ी तफसील से बात की थी ना। बिल्कुल, एक बात जो कि लिटरली हम सारे एट रिस्क हैं बिकॉज ऑफ इट, तो लिहाजा उस पर बात होनी चाहिए। वैसे भी बचेगा क्या बैंक में जिस पे फ्रॉड होगा? नहीं मतलब कि बैंकों में ही तो कुछ थोड़ा बहुत पड़ा हुआ था, वो भी यूज़ हो जाएगा। बट एनीवे जी, बात ये हो रही है कि बैंकिंग निज़ाम की बुनियाद ही आपको पता है कि राजदारी और एतमाद पर होती है, लेकिन मौजूदा डिजिटल दौर में ये राजदारी दाव पर लगी है। और आए दिन आपने खुद भी ये एक्सपीरियंस शायद किया हो कि मुख्तलिफ स्कीम्स या हैकर्स बैंक सार्फिन के अकाउंट्स तक रसाई हासिल करके उनकी रकम उड़ा लेते हैं। और यहाँ तक कि अब ये मामला मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में भी डिस्कस हो रहा है। कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि व्हाट्सएप पर मैसेजेस से लोगों के डिजिटल अकाउंट से पैसे हथियाए जा रहे हैं और डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड में आम तौर पर बैंकों के नुमाइंदा बनकर बात की जाती है और अक्सर सादा लोग बैंक सार्फिन स्कीम्स के धोखे में आकर रकम से हाथ धो बैठते हैं। इस पे कल भी हमने अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से बात की थी कि फ़ोन कॉल्स भी आती हैं और ऐसे नंबरों से आती हैं जो बैंक से मिलते जुलते हैं। तो आपको वाकई लगता है कि बैंक से ही कोई कॉल आ रही है। सार्फिन का तहफ़्फ़ुज़ करना बैंकों की जिम्मेदारी है, स्टेट बैंक की जिम्मेदारी है। स्टेट बैंक का कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट शिकायत होने पर एक्शन भी लेता है, मगर देखा यही गया है कि इसमें काफ़ी वक्त लग जाता है। और स्टेट बैंक सार्फिन को ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड से महफूज रखने के लिए क्या इक़दाम कर रहा है या कमर्शियल बैंकों की अपनी क्या जिम्मेदारी है? मरकजी बैंक के नुमाइंदे हमारे साथ हैं। एक्चुअली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सैयद सुहेल जवाद हमारे साथ हैं। सुहेल साहब, सबसे पहले तो ये बता दें कि इतलात मिल रही हैं इस किस्म की कमर्शियल बैंकों के सार्फिन को जाली बैंक नुमाइंदों की कॉल्स आती हैं और फ्रॉड का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है और काफ़ी बढ़ भी चुका है अब तो क्या आपके पास अभी ऐसी इतलात हैं और कुछ कर रहे हैं इस बारे में आप लोग? ये फ्रॉड का मसला बेशक एक दर्द-ए-सर भी बन गया है और इसमें काफ़ी इजाफा भी हुआ है। और जैसे आप जानते हैं पिछले कुछ सालों से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में डिजिटल बैंकारी बहुत फ़रोग़ पा रही है और उससे आम लोगों को बहुत आसानियाँ भी हुई हैं। लेकिन इसका फ़ायदा इन फ्रॉडस्टर्स ने, इन नौसरबाज़ों ने भी उठाना शुरू कर दिया है और आवाम को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ये कोशिश करते हैं कि उनसे ये पैसे उनके हथियाए जाएँ और उनके अकाउंट पे इस तरह की वारदातें की जाएँ। और पिछले कुछ अरसे से भी ये हम देख रहे हैं कि इस ट्रेंड में बहुत इजाफ़ा हुआ है और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ये वारदातें होने लगी हैं। कभी आवाम को फ़ोन करके लालच दिया जाता है कि आपका कोई नाम निकल आया है या लॉटरी निकल आई है। लेकिन अभी जो हालिया दिनों में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हुआ है वो ये है कि आवाम को अचानक फ़ोन करते हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन को या बुज़ुर्गों को, और उन्हें ये कहते हैं कि आपके अकाउंट में हमने एक्टिविटी पकड़ी है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है या कोई एक्टिविटी हो रही है, तो आप इसी वक्त हम आपके अकाउंट को रोक रहे हैं, तो आप हमें अपना पासवर्ड बता दें जो आपके फ़ोन पर आया है। और इस तरह लोग घबरा जाते हैं और घबरा कर फ़ौरन अपनी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं जिससे ये उनके अकाउंट पे वारदात करते हैं। तो इसमें इजाफ़ा बिल्कुल मैं ये कहूँगा ज़रूर कि इजाफ़ा हो रहा है इन वारदातों में। अच्छा, एक बात तो आपकी बात सुन के मैं ऑलरेडी जो हमें देख रहे हैं लोग, उनको बता दें कि आप फ़ोन पे हैं, फ़ोन पे कोई भी धमकी भी हो, कोई आपको इंटिमिडेट भी कर रहा हो, यू आर स्टिल इन द विसिनिटी एंड सेफ्टी ऑफ योर होम, तो घबराया ना करें। फ़ोन है ना, बस एक बटन दबाना है, बंद ही करना है अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं हो रही तो जस्ट। अच्छा सुहेल साहब, आपने भी अभी जिक्र किया कि भाई ऐसे फ्रॉड होते तो हमेशा से ही थे, लेकिन अभी बहुत बढ़ भी गए हैं और जो कॉल्स आ रही हैं गैर मुल्की कोर्ट से मुताल्लिका बैंकों के यूएएन नंबर्स वाली कॉल्स हैं। तो कॉल करने वाले को अकाउंट का डेटा और मालूमात भी होती हैं, काफी डिटेल, वो आपको नाम से बुलाते हैं, वो आपको बताते हैं कि आपका बैंक अकाउंट किस में है और क्या चल रहा है। तो ये डेटा कैसे पहुंच रहा है इन लोगों तक, ये भी तो सवाल है। बिल्कुल, देखिए 2-3 बातें हैं यहाँ पर। आपने एक सवाल में बहुत अच्छा सवाल है और उसमें 2-3 चीज़ें कही। पहली जो चीज़ है जिसको हम स्पूफिंग कहते हैं, कॉल स्पूफिंग, और उसमें ये किसी भी नंबर से सामने वाले को कॉल की जाती है, लेकिन जब मैं या आप अपने फ़ोन पे देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कोई बैंक कॉल कर रहा है, बैंक का यूएएन नंबर आ रहा है जो 11111 इस तरह के नंबर होते हैं। असल में पीछे कोई और नंबर होता है और इसके बहुत सस्ते से सॉफ्टवेयर मिलते हैं जो अपने फ़ोन में डाल लेते हैं और उससे आपको नंबर नज़र ही नहीं आता असली कॉल करने वाले का, आपको ऐसा लगता है जैसे बैंक वाला कॉल कर रहा है। तो ये तो हरगिज़ इस पर ना जाएं। कभी भी बैंक आपको अपने यूएएन नंबर से नहीं कॉल करेगा। ये हमने बैंकों से इंफॉर्मेशन ली है
कोई बैंक ऐसा नहीं है जो अपने 111 के नंबर से आपको कॉल करे, या तो वो अपनी स्पेसिफिक लैंडलाइन से कॉल करते हैं या कुछ बैंक जो हैं अपने जो कोड्स हैं उससे वो कॉल करनी शुरू कर रहे हैं। तो एक तो मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से आवाम से ये कहूँगा कि इस तरह की जब कॉल आए और किसी बैंक से आए, बैंक का नंबर आपको नज़र आ रहा हो तो आपने उसके झांसे में नहीं आना। जहाँ तक बात डेटा की है, इस पर भी हमने काफ़ी छानबीन की है। ज़्यादातर कॉल्स में आप देखें तो बुनियादी बातें की जाती हैं कि आपका इस बैंक में अकाउंट है, और सामने वाला जो फ्रॉडस्टर होता है वो आप देखें वो पूछता है कि क्या आपका अकाउंट है इस बैंक में। भाई अगर है तो तुमने मुझे कॉल किया है ना, मुझसे क्यों कंफर्म कर रहे हो। और इसी तरीके से ये बुनियादी इन्फॉर्मेशन होती है जो वैसे ही अगर आप गूगल भी करेंगे या आप वैसे ही देखेंगे तो वो मिल जाती है। आप जाते हैं अपना कार्ड इस्तेमाल करते हैं किसी वेबसाइट पर, वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन निकल सकती है। इसी तरह कई जगहों पर आपने देखा होगा कि आप जाके शनाख्ती कार्ड नंबर डालेंगे तो मोबाइल नंबर मिल जाता है, मोबाइल नंबर डालेंगे तो शनाख्ती कार्ड नंबर मिल जाता है। कई प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की वेबसाइट्स पर मालूमात के लिए, आवाम की आसानी के लिए इंफॉर्मेशन है, गाड़ियों का डेटा है। तो ये फ्रॉडस्टर्स ये डेटा के पॉइंट्स जमा कर कर एक प्रोफाइल बना लेते हैं। कुछ केसेस में हमें ये भी शक हुआ है कि क्या कहीं ये बैंक से तो डेटा नहीं निकला या किसी टेलको से भी नहीं निकला, और वहाँ हमने फ़ौरन कार्रवाई की है और उन बैंकों से पूछा है। स्टेट बैंक ने बैंकों को ये हिदायत जारी की हैं कि कस्टमर का डेटे की ना सिर्फ वो हिफाजत करेंगे बल्कि उस डेटा को महफूज रखने के तरीक़े भी अपने पास वो अपनाएंगे पिछले कुछ सालों में। और इसमें आपने देखा होगा कि अब जो फ्रॉड की हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं, बहुत ही मामूली फ्रॉड्स ऐसे होते हैं जिसमें कोई कस्टमर का डेटा कॉम्प्रोमाइज़ हुआ होता है। ज़्यादातर केसेस में वो आपसे ही, कस्टमर को ही फ़ोन कर कर उसकी इन्फॉर्मेशन उगलवाते हैं और उससे कन्फर्मेशन लेते हैं और फिर ये फ्रॉड करते हैं। अच्छा चलें, ये तो सारी एडवाइस होगी ना फॉर द पीपल कि वो किस तरह ज़रा ज़्यादा अवेयर रहें कि क्या क्या हो सकता है। अब डिजिटल सिक्योरिटी के लिए बैंकों को आपकी गाइडलाइंस क्या है और इन पर अमल भी हो रहा है या नहीं, ज़रा ये भी बता दें कि ऐसा कोई चेक एंड बैलेंस सिस्टम रखा हुआ है स्टेट बैंक ने? जी बिल्कुल, इस हवाले से स्टेट बैंक के कई डिपार्टमेंट्स हैं जो एक साथ काम कर रहे हैं और दो तरह की वारदातों को हम देखते हैं। एक साइबर सिक्योरिटी है जहां बैंकों का अपना निज़ाम हैक होने का ख़तरा हो, वो एक अलग फील्ड है, और एक फ्रॉड्स है जहां फ्रॉडस्टर कस्टमर का फ़ोन करता है और जैसे मैंने आपको बताया कि डेटा वगैरह वो कोशिश करता है हासिल करे। हमने बैंकों को जो हिदायत दी हैं वो 3 तरह की हैं। एक तो टेक्निकल कंट्रोल्स बैंकों को बताए गए हैं कि कौन से स्टैंडर्ड्स लगाने हैं, क्या उन्होंने अपने सिस्टम्स के ऊपर कंट्रोल लगाना है जिससे डेटा की लीकेज ना हो और वो महफूज रहे। दूसरी कंट्रोल ऑपरेशनल कंट्रोल्स हमने बैंकों को बताएं, जिसमें हमने बैंक्स को ये कहा है कि किस तरह से कौन उनका ऑथराइज अफसर होगा जो डेटा को हैंडल करेगा और किस तरह से वो उस डेटा को इस बात से महफूज रखेंगे कि अनऑथराइज एक्सेस ना हो। तीसरा काम जो हमने बैंकों के साथ मिलकर और पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन के साथ मिलकर शुरू किया है वो आगाही का है, अवेयरनेस का है कि इस तरह के पैगामात हम बैंकों को भी कह रहे हैं कि वो कस्टमर्स को बताएं कि उनका कभी भी डेटा नहीं लिया जाएगा, उनसे इन्फॉर्मेशन नहीं ली जाएगी। और आपने देखा ही होगा कि बैंक्स के पास से SMS आते हैं, इश्तिहारात चलते हैं, मुहिम चलती है इस हवाले से कि कैंपेन्स रन होती हैं कि कस्टमर्स को ये बताया जाए कि उनका डेटा जो है वो अपना डेटा किसी को ना दें और इस तरह की कोई ट्रांजेक्शन्स या कोई करने की कोशिश करे तो उससे बचें। आवाम को लास्टली कुछ मशवरे और दे सकें आप कि किस तरह वो इन फ्रॉड से बचें और अपना पैसा महफूज रखें? ये तो बड़ी अहम बात की है आपने। और आवाम से देखें, पहली बात तो मैं बड़ी क्लियरली ये कहूँगा कि आपको कभी भी कोई बैंक, कोई स्टेट बैंक, कोई गवर्नमेंट का अफसर, कोई एजेंसी फ़ोन करके नहीं कहेगी कि जी आपके अकाउंट की मॉनिटरिंग हो रही है और आपका डेटा जो है वो ट्रैक किया जा रहा है या आपका मिसयूज़ हो रहा है और इसलिए अपना पासवर्ड हमें बता दें। कोई आपसे पासवर्ड नहीं पूछेगा। जिसने आपको ये कहा कॉल पे कि जी अपना कोड दे दें, अपना पासवर्ड दे दें, आपने उसी वक्त फ़ोन बंद कर देना है और अपने बैंक से रब्ता करना है। तो पहली बात तो ये अपने जहन में मैं आपके प्रोग्राम की तवज्जुह से नाज़रीन को कहूँगा कि ये अपने जहन में बिठा लें। बिलखुसूस हमारी ख़वातीन सादा होती हैं, मासूम होती हैं, वो फ़ौरन ये इन्फॉर्मेशन दे देती हैं। हमारे बुज़ुर्ग होते हैं, वो फ़ौरन ये इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। ये आपने नहीं देना। कोई आपसे फ़ोन करके ये कह रहा है कि अपना पासवर्ड दें या अपना कोड दें, वो ना दें। दूसरी बात जो है, जब आपको इस तरह के फ्रॉडस्टर्स पे नज़र रखनी, जब आप कोई फ्रॉड की कॉल करते हैं तो ये लंबी कॉल करते हैं।
ये कॉल काटने नहीं देते आपको, ये कहते हैं ठहर जाएं भी, आप कॉल काटें नहीं। पीछे अगर बैंक को पता भी चल रहा होता है कि आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शन हो रही है, बैंक एसएमएस भी, हमने ये ऐसे वाक़यात भी देखें कि बैंक पीछे से एसएमएस भेज रहा है कि ये ट्रांजैक्शन आपकी हो रही है, लेकिन चूंकि उस फ्रॉडस्टर ने मसरूफ़ रखा हुआ है फ़ोन पे, तो आपको मौका ही नहीं मिलता है नाजरीन को कि वो उसको देख सकें, कस्टमर्स को मौका ही नहीं मिलता है कि वो जाकर उस मैसेज को पढ़ सकें। तो मेरा बुनियादी आपको मैसेज ये है कि अपनी आपने कोई इन्फॉर्मेशन, आपको कोई फ़ोन करे कि जी अपनी इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करें, अपनी वालदा मोहतरमा का नाम बताएं, अपने घर का पता बताएं, आपने बिल्कुल नहीं बताना। आप बंद कर दें कॉल। आपके दिल में कोई शक है तो आप ख़ुद बैंक को अपने कॉल कर लें, उससे पूछ लें, बैंक आपको गाइड करेगा, लेकिन जो कॉल आपके पास आ रही है वो आपने नहीं लेनी। बस मेरा ये आपके लिए एक बात। सैयद सुहेल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत ही आसान अल्फाज में हमारे देखने वालों को, हम सबको समझाया कि किस तरह से हम इन फ्रॉड से बच सकते हैं। पता है, इट्स ऑल अबाउट गिविंग कॉन्फिडेंस टू द अदर पर्सन। जिन सार्फिन की आप बात कर रहे हैं ना, खवातीन हो, बूढ़े लोग हों या वॉट एवर, जस्ट बी कॉन्फिडेंट। एंड अगेन आई विल से कि यू आर इन द सेफ्टी ऑफ योर ओन एनवायरनमेंट। आप फोन पे हैं, फोन पे डरने की कोई जरूरत नहीं है, कोई नहीं निकलेगा उसके अंदर से, बंद कर दें। सो देयर इज एन ऑप्शन। और अगर आपका बहुत दिल चाह रहा है तो सुना भी दें आगे से, अगर बहुत आपने दिल में से निकालना है, बट यू आर सेफ। तो लिहाजा प्लीज इस चीज में ना फंसे। बहुत अच्छे उन्होंने आइडियाज दिए। उनके साथ गप्पों में मशगूल ना हो बराए मेहरबानी, उसके लिए आप अपने किसी दोस्त को फ़ोन कर लें, और कोई वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर वो मांगे आपसे तो कल मैंने खैर PSL भी हम लोग देख ही रहे थे, और साथ ही भाई पाकिस्तान विमेन क्रिकेट में क्या मतलब ज़बरदस्त सीन चल रहा है। आपको पता है कि ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप में हो रहा है, और पाकिस्तान ने आयरलैंड को हराया, और किस तरह हराया, 70 रन से शिकस्त दी है भाई। और हमारी अपनी जो हैं मुनीबा अली, उन्होंने सेंचुरी की। नाउ दिस इज द फर्स्ट टाइम कि एक पाकिस्तानी क्रिकेटर ने सेंचुरी की है, और वो भी इतने बड़े, आपको पता है कि टूर्नामेंट में, एंड इट वाज सो स्मूथ, मजा आ रहा था देखने का, मुनीबा को देखने का। भाई 66 बॉलों पे इन्होंने 102 रन स्कोर किए हैं, और केप टाउन में खेले गए मैच पाकिस्तानी विमेन टीम ने पहले बैटिंग की। ओपनर मुनीबा अली, जिनका भी हमने तस्करा किया, और यूं सेंचुरी करने वाली पहली पाकिस्तानी विमेन क्रिकेटर भी बन गई हैं। 102 नॉट आउट, और निदा डार ने 33 रन की इनिंग की बदौलत पाकिस्तान का स्कोर मुकर्ररा ओवर्स में 5 विकेट पर 165 रन बनाया। जवाब में आयरलैंड की टीम इब्तिदा से ही वैसे तो मुश्किलात का शिकार थी, उनकी विकेट भी थोड़े देर बाद गिर रही थी, लेकिन पूरी टीम 17वें ओवर में ही आउट हो चुकी थी। अच्छा, यू हैड टू सी इनके छक्के चौके, बाय द वे द गर्ल्स वर टफ, और एक टफ और हमने जरा जैसा आपको चाहिए बोलर्स की भी बात करनी है, तो नशरा सिंधु ने 4 और निदा डार और सादिया इकबाल ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। सो नशरा की भी जबरदस्त परफॉर्मेंस रही। अच्छा, हमने क्विकली आपको बताना है कि लाहौर कलंदर क्रिकेट के लिए तो बहुत कुछ कर रही ही है, लेकिन PSL की सबसे मारूफ फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर ने क्रिकेट के बाद अब हॉकी में भी कदम रख दिया है। और आतिफ राना साहब CEO, इनका कहना है कि जिस तरह क्रिकेट का नया टैलेंट सामने लाए हैं, ये हॉकी में भी नया टैलेंट सामने लाना चाहते हैं, और हॉकी लीग होगी, कराची और लाहौर की टीमें बनाई जाएंगी, और शाहीन शाह और हारिस होंगे इन टीम के एम्बेसडर्स। तो क्योंकि वो स्टार पावर है उनकी, सर्टनली इस सिलसिले में बड़ा जबरदस्त। सबसे अच्छी बात यह है कि वो क्रिकेट के अलावा भी बाकी स्पोर्ट्स भी देखते हैं, तो दे आर इन्वॉल्व्ड इन अ लॉट ऑफ अदर स्पोर्ट्स एज वेल। हारिस और शाहीन तो आपको पता ही है, मतलब लिटरली लाहौर कलंदर को बनाने वाले भी ये हैं, और वो इनको बनाने वाले हैं। सो इट्स अ वेरी मैच मेड इन हेवन। वी कैन एक्सपेक्ट गुड थिंग्स इन हॉकी एज वेल। इंशाल्लाह वील सी यू। भाई हमारा नेशनल गेम के लिए भी कोई सोच रहा है, which is very encouraging. And that is it for today. और बहुत सारे भी वैसे सोच ही ले तो क्या बात है, सारे इन्हीं को ना दे दें स्पोर्ट्स हम सारे टेका ले देते थे सब आप ही कर ले। See you tomorrow. Bye.